इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे में मौजूद हूँ और 3री सदी बीसी में इस जगह की एक खास अहमियत रही है। अशोका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य खानदान से इसका ताल्लुक था। ये मौर्यन डायनेस्टी का एक किंग गुजरा है। ये इसको जायंट अंगोरा रेड आइस कहते हैं। इसका जो नस्ल है इसको ये तुर्की से इंपोर्ट की गई है। आज मैं आपको जिस पहाड़ का विजिट कराने जा रहा हूँ वो है डिस्ट्रिक्ट मानसरे के पहाड़। अशोका डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको लेके जाएंगे अंदरूने शहर ओल्ड सिटी मानसरा की। वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और फिर हम आपको बताएंगे क्योंकि थ्रू आउट विंटर का आगाज हो चुका है और बेशुमार टूरिस्ट जो हैं वो स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए सी पैक के रास्ते से होते हुए वादी कागान का विजिट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने हेल्थ के हवाले से क्या कुछ इस रूट के ऊपर अरेंजमेंट किए हुए हैं उसको फोकस करेंगे। और उसके अलावा एक 1957 में लाइवस्टॉक फार्म यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है जाबा के मुकाम पर, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अशोका राग के बारे में आपको बताते हैं और अशोका डायनेस्टी के बारे में। कुदरती सब्ज़ाज़ारों, झीलों और चरागाहों की सरजमीन। मानसेरा की तारीख तकरीबन 3000 साल कदीम है, जबकि 3री सदी कबल मसीह में यहाँ आने वाले मौर्य शहनशाह अशोक के तकरीबन 14 फरमान मुख्तलिफ पत्थरों पर कंदा मिलते हैं, जो गंधारा तहजीब के खरोश्ती रस्मुल ख़त में लिखे हुए हैं। इन फरामीन में बुद्ध मत की तालीम के साथ बेहुदा रस्म रिवाज की ममानियत और इंसानियत का दर्स दिया गया है। ये तारीखी मकाम शाहराए कराकरम के करीब पुराने सिल्क रूट पर मानसेरा शहर से बाहर वाक़े है। मानसेरा के इस तारीखी व सयाहती मकाम को अशोका रॉक्स के नाम से पुकारा जाता है। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ इसको कहा जाता है अशोका द ग्रेट किंग्स के फरमुदात कुंदा किए गए हैं इन चट्टानों के ऊपर। और ये तकरीबन 2300 साल पुरानी गंधारा सिविलाइजेशन है, इसी को हम फोकस करेंगे। ज़रा बताइएगा प्लीज़ अशोका डायनेस्टी के बारे में, कहाँ से लेके कहाँ तक ये दौर है। अशोका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य खानदान से इसका ताल्लुक था। ये मौर्यन डायनेस्टी का एक किंग गुजरा है, जिसका दौर हुकूमत जो था वो 232 बीसी से शुरू होता है और 273 बीसी में जाके इसका इख्तिताम होता है। अच्छा, तो ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा के एन वस्त के ऊपर ये अशोका के अकामात की वजह से ये जो पॉइंट है आर्कियोलॉजी का यानी बुधा का हिस्ट्री का, इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में बताइएगा। इन पत्थरों के ऊपर अशोका ने अपने फरमुदात लिखवाए थे, जिसमें उसने ये चीज़ें लिखवाई थी कि इंसानियत की खिदमत करो, कि ये काम आपने करने हैं फलाह बेबूद वाले, और जानवरों को नुकसान न पहुँचाओ, और बाकी जो माशरे में अच्छे अच्छे काम हैं उसके कंदाकारी की गई है इन पत्थरों के ऊपर। अशोका ने मुख्तलिफ जंगों के बाद जो है वो एक डिप्रेशन में चला गया था, आप कह सकते हैं कि उसके बाद उसने मुख्तलिफ ये अपना मज़हब जो है बुद्धिज़्म की तरफ आया है। तो बुद्धिज़्म में उसकी मुख्तलिफ लोगों के साथ डिस्कशन हुई है, तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया बुद्धिज़्म में। तो उसके बाद उसने बहुत सारी अच्छे काम करने शुरू किए, या लोगों को तालीमात देनी शुरू की कि आपने ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं, क्योंकि वो जंग और ये कत्ल गारत से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुका था। तो उसके बाद उसने बुद्धिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। जिस तरह ये अशोका रॉक्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे उसने मुख्तलिफ पूरे इसमें अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन जो हमें मालूम है 33 के करीब साइट्स हैं या पत्थर हैं जिनके ऊपर उसने कंदाकारी करवाई है। कुछ के ऊपर खरोश्ती रस्मुल ख़त में है और कुछ के ऊपर ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण और खरोश्ती रस्मुल ख़त में फ़र्क क्या है? इसके जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, ये इसमें डिफरेंस है। तो ये बुद्धा मज़हब में या रिलीजन में इसकी कितनी अहमियत है? बुद्धिज़्म को सबसे ज़्यादा फ्लरिश जो किया है, मतलब या तरक्की दी है, तो वो अशोका ने दी है। तो इसलिए बुद्धिज़्म में भी अशोका का एक अपना मुकाम है और इसी तरह हिंदुइज़्म में भी अशोका का एक अपना मुकाम है। तो अभी यहाँ पर जो बुधा से रिलेटेड फॉरेन टूरिस्ट हैं
वो अपनी इन मजहबी पॉइंटों का विजिट करते हैं, यहाँ पर भी आते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जब फॉरेनर्स आते हैं तो अपने और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, तो जिस तरह मर्दान तहबाई में आते हैं, तो इसी तरह इधर भी आते हैं इन पत्थरों के ऊपर कंदाकारी देखने के लिए। तो किन किन ममालिक से ज़्यादा आते हैं? वक्ती तौर पे तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया से लोग आते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड और दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं और जर्मनी, इनके लोग आते हैं। अभी हम आपको लेके जाएंगे मानसरे के अंदरून शहर में, और वहां पर भी एक तारीखी बिल्डिंग मौजूद है जो बेसिकली एक गुरुद्वारा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तारीख बताती है कि राजा मान सिंह ने यहाँ अपने क़याम के दौरान एक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा तामीर करवाया था, जहाँ तकसीम हिंद के बाद पहले महकमा खुराक का दफ्तर, फिर पुलिस स्टेशन कायम हुआ, जिसे अब म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है, जो शायद इस आलीशान तारीख़ी इमारत का बेहतरीन इस्तेमाल है। इस लाइब्रेरी में इल्म के मतलाशियों के साथ बुजुर्गों की बड़ी तादाद को रोज़ाना अखबार बीनी करते देखा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मानसरे की ओल्ड सिटी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और जब बात होती है तारीखी इमारतों की तो यहाँ पर 19वीं सेंचुरी का एक तारीखी गुरुद्वारा भी मौजूद है, जो पार्टीशन के बाद इसमें मुख्तलिफ चेंजेस आती रही हैं, लेकिन उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने इसको पब्लिक लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया है। उसी की हिस्ट्री को खोज रहे हैं इस वक्त हम। अच्छा साकिब साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस गुरुद्वारे का नाम क्या है, कब इसकी बुनियाद रखी गई, और मुख्तलिफ फेसेस इसके बताइएगा। इसमें असल में इस तरह है कि इस गुरुद्वारे का जो नाम है वो गुरु सिंह, श्री गुरु सिंह सभा इसका ओरिजिनल नाम है। ये सिखों ने अपनी इबादतगाह के तौर पर 19वीं सेंचुरी में बनाया था। इसकी एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा मुताज़ हूँ, लेकिन यानी 18वीं सेंचुरी के एंड में और 19वीं ज़्यादातर लोगों का कहना है कि 1907 में ये तामीर हुआ है। पार्टीशन के बाद जिस वक्त पाकिस्तान बना, जहाँ से जब सिख माइग्रेट कर गए, तो उसके बाद ये मुख्तलिफ अदारों के पास रहे। पहले इसमें डिपू खुराक वाले भी इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद यहाँ पर स्कूल भी था, उसके बाद यहाँ पर ये थाना सदर और थाना सिटी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। 1999 में उस वक्त हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे खरल साहब, उनकी कोशिशों से उन्होंने इसको दोबारा रेनोवेट करके TMA फंड से, या उस वक्त म्यूनसिपल कमेटी थी, फंड उसको बाकायदा रेनोवेट करके इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, लाइब्रेरी के लिए। तो उस वक्त से अभी तक ये लाइब्रेरी चली है। अच्छा, ऊपर हाल भी बने हुए हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा। ऊपर हाल का इस तरह था कि उस वक्त गुरुद्वारों में ऊपर जो ओपन स्पेस होती थी, यहाँ पर उनके मेहमान वगैरह आया करते थे, या कोई लोग मुसाफिर वगैरह आके ठहरा करते थे, तो उनके लिए यूज़ हुआ करती थी। जिस तरह हमारे इस्लाम में मुसलमानों के यहाँ उजरों की सूरत में कोई मुसाफिर आ जाता है तो वहाँ पर बैठ जाता है, तो इसी तरह ये इस्तेमाल हुआ करते थे। लेकिन चूँकि अब तो ये पब्लिक के लिए ओपन स्पेस है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इस मसले को टेकअप करेंगे कि दोबारा से उसी तरह इसको बहाल किया जा सके, ताकि यहाँ पर कोई भी सिख यात्री आ जाते हैं और इवन हर साल में आते हैं, तो उनके लिए बैठने का, उनके लिए रहने का इंतज़ाम यहाँ पर हो सके। कश्मीर रोड के ऊपर ये तारीखी इमारत, कल की और आज की पब्लिक लाइब्रेरी, और आप भी हमने देखा है कि यहाँ इस शहर के बुजुर्ग हज़रात जो हैं, हमें नज़र आया कि वो आके यहाँ पर अखबार स्टडीज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बुकें वो भी स्टडी कर रहे हैं। टूरिस्ट के लिए यही है कि जब भी आपका डिस्ट्रिक्ट मानसरा की सिटी से गुजरना हो, तो यानी कश्मीर रोड, गरी बिबला रोड भी इसको कहते हैं, इसके ऊपर ये इमारत मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे में और एक्सप्लोर कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तारीख को भी।
मानसेरा मुल्की व गैर मुल्की सयाहों का पसंदीदा तरीन मकाम है। यहाँ सर्दियों में काफ़ी बर्फबारी होती है। यही वजह है कि मौसम सरमा में बर्फबारी के शौकीन सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। मानसेरा शहर बालाकोट, शोगरान और नारान कागान की तरफ जाने वाले सयाहों के लिए गेटवे है। इस लिहाज से यहाँ सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए शाहराहों का जाल बिछाने के साथ बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मानसेरा की बेशुमार वादियाँ हैं, जैसे वादी कुनार, जो टूरिज़्म के हवाले से जब हम बात करते हैं विंटर टूरिज़्म की, तो उसका भी आगाज़ हो चुका है, क्योंकि ये जो बुलंद वाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर बर्फ़बारी ऑलरेडी हो चुकी है और टूरिस्ट का इस तरफ रुख भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मकामी आबादी भी वहाँ पर मौजूद है। तो फोकस करेंगे हेल्थ को भी। हम हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैसल शाह खानज़ादा साहब, उन्हीं से ही पूछेंगे। ओवरऑल बताइएगा सर, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की में बेसिक हेल्थ यूनिट टाइप डी और टाइप सी कौन कौन से हॉस्पिटल हैं आपके? हमारे पास मानसेरा की कुल आबादी जो है तकरीबन 20 लाख है, जिस पे 133 हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें 13 हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं RHC जो कि 24/7 चलते हैं। इसके अलावा हमारे 5 कैटेगरी डी हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं विंटर टूरिज्म की, क्योंकि बेशुमार टूरिस्ट रुख करते हैं इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए और स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए, तो इस रोड पर जो ही वो सी पैक से उतरते हैं और वादी कुनार यानी वादी कागान की तरफ रुख करते हैं, तो कौन कौन से आपके सेंटर मौजूद हैं? खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में वो वहाँ पर पहुँच के उनको बेसिक ट्रीटमेंट भी दे जा सकती है, या ट्रॉमा भी का भी हो तो उनको वहाँ से शिफ्ट भी किया जा सके बड़े हॉस्पिटल में? देखें जी, हमारे जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी खुसूसी हिदायत पर ये जो जितना भी टूरिज़म बेल्ट है, इसके साथ साथ जो रोड साइड पे जहाँ हम आज खड़े हैं अभी इस वक्त, ये भी एक BHU है, यहाँ पे डेली के हिसाब से टूरिज़म रवां दवा है और यहाँ पे इंजरीज़ आती हैं, हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसके अलावा नारान कागान की बेल्ट पे, बटग्राम वाली साइड की बेल्ट पे, जहाँ जहाँ हमारे ज़िला मानसेरा के एम्बिट में आते हैं, वहाँ पे हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। अब इसके अलावा अभी खुसूसी हिदायत अभी और भी हुई हैं हमें, कि हमने जो रिस्क असेसमेंट है वो भी शुरू कर दी है और हम हर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर इसी बेल्ट पे हम जो मेडिकल एड पॉइंट्स उनका हम इंशाअल्लाह ताला बाकायदा CM साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब उनकी डायरेक्शन है कि हम वो इस्टेब्लिश करेंगे। शोगरान के करीब ही सेंटर आपका मौजूद है कोई? जी, शोगरान में हमारा वहाँ पे हमारा एक ट्रॉमा सेंटर भी है, वहाँ पे छोटा फर्स्ट, जिसको आप मेडिकल एड पॉइंट कह दें या फर्स्ट रिस्पॉन्स, एक छोटा सा यूनिट है वो कह दें। नारान में भी है और इसके अलावा कागान में भी है। नारान में तो अभी एक बड़ा हॉस्पिटल रूरल हेल्थ सेंटर जो कि 20 बेड का होता है, उसका भी अभी इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह हो जाएगा। जी, आपके लिए भी थ्रू आउट जब आप वादी कुनहार का विजिट करें और ख़ास करके स्नोफॉल में शुगरां और सिरी पाई की तरफ और इसी के साथ साथ शिडांग की तरफ भी टूरिस्ट का रुख होता है, तो उसके लिए हम बताते चलें कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं खैबर पख्तूनख्वा की। उन्नीस 1956 में यहाँ खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद वसीउल अरीज़ लाइफ स्टॉक फार्म हाउस का क़याम अमल में लाया गया, जो मानसेरा गिलगित रोड पर वाक़ है। यहाँ भेड़ बकरियों से लेकर खरगोश फार्मिंग तक की जाती है और अब ये लाइफ स्टॉक फार्म मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए मानसेरा के काबिल दीद मकामात में से एक है। नाज़रीन, ये जो मेरे हाथ में है ये कोई खिलौना नहीं है, ये देखें इसकी फर कितनी जबरदस्त किस्म की मुलायम, वाह क्या बात है। बेसिकली ये है अंगूरा रैबिट्स और इन पहाड़ों में एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इसको, और ख़ास करके लाइफ स्टॉक के बारे में भी बात होगी
क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़ारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट मानसेरे का एक इलाका है पहाड़ी के ऊपर जब्बा, और यहाँ पर मौजूद है 1957 का बनाया गया लाइफ स्टॉक का फार्म, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो जानवरों की है ब्रीडिंग होती है। उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हम इस जगह पर मौजूद हैं। और सर तारुफ कराइएगा अपना। जी मेरा नाम डॉक्टर सिराजुद्दीन है, मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ इधर। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा सबसे पहले इस लाइफ स्टॉक फार्म के बारे में। ये फार्म यूएसएड के ताउन से 1954 में इस पे काम शुरू किया गया था और 1957 में ये ऑपरेशनल हुआ था। और इसमें शुरू में तकरीबन 80 भेड़े और 7 जो है ना मेल ये कैलिफोर्निया से इंपोर्ट की गई थी। और ताकि हम जो है ना लोकल ब्रीड्स का जो है एक तो वज़न इम्प्रूव किया जाए, गोश्त की पैदावार, दूसरी जो है ना हमारी मकामी जितनी भी भेड़ों की ब्रीड्स है उसमें वो किसी अच्छी ऊन की वो नहीं है, तो उस ऊन को इम्प्रूव करने के लिए ये भेड़ें लाई गई थी जो दुनिया में बेस्ट ब्रीड है, रेम्बोले। और इसके बच्चे आपको पूरे पाकिस्तान में और साथ जो हमारे हमसाया ममालिक है इसी फार्म के बच्चे आपको मिलेंगे। और 70s में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो लोकल ब्रीड है अपना कागानी, उसके साथ हमने क्रॉस किया और हमने सक्सेसफुली डेवलप किया रमगानी ब्रीड, जो बहुत अच्छी ब्रीड से बहुत बेहतर है। जैसे कोरिडेल ब्रीड है न्यूजीलैंड के, जो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन पैरामीटर्स में ये उससे बहुत अच्छा है। अच्छा इसकी ऊन के बारे में बताइए, इसका यूज़ क्या क्या है और कब कब कितने सीजन में होती है और क्या सिलसिला है? आप यहाँ पर ऑक्शन करते हैं सरकारी तौर पर? जी हम ऊन ऑक्शन करते हैं। इसका ऊन जो है ना साल में आप 2 दफ़ा इसकी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर कंडीशंस। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर आप नहीं कर सकते। वैसे हम मार्च अप्रैल में इसकी करते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसकी शेयरिंग करते हैं। हमारे पास शेयरिंग फैसिलिटी इसकी प्रॉपर मशीनें और प्रॉपर ट्रेन बन रही हैं। और इसकी ऊन से क्या कुछ तैयार होता है जो लोकल मार्केटों में अवेलेबल होता है? इसमें ऊन की जितनी बाहर जाती है फॉरेन एक्सपोर्ट? जी ये इसमें आपके जो फौजी के बेलेट्स वगैरह हैं, टोपियाँ वगैरह, ये भी तैयार होते हैं। इनके धागा यान बन जाता है तो फिर सारी चीज़ें आप चादरें बना सकते हैं, बनेन वगैरह बना सकते हैं, जितनी ऊन के प्रोडक्ट्स। और गोश्त का भी यूज़ होता है इसका? जी इसकी गोश्त का भी यूज़ है। जी अंगूरा रैबिट है यानी खरगोश है यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा अंगूरा रैबिट्स की नस्ल के बारे में, इसकी ब्रीड के बारे में और इसकी खुराक के बारे में। इसको कहते हैं रेड आइज जायंट अंगोरा। और ये जो है ना ये हमने 2 पर्पस की लेदर इंट्रोड्यूस किए। एक इसका है वूल पर्पस और दूसरा इसका है मीट पर्पस। इसका जो नस्ल है इसको ये तुर्की से इंपोर्ट की गई है। 3 किलो तक वज़न है इसका। ठीक है जी। और इसका जो ऊन है वो तकरीबन 6 गुना ज़्यादा गर्म है भेड़ की ऊन से। अच्छा और इसकी मार्केट का है? इसका मार्केट जो मीट प्रेफरेंसेस है ये अरब कंट्रीज स्पेशली तुर्कीज की जो पीपल है ये नमकीन गोश्त है तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी ब्रीडिंग के बारे में ये पर ब्रीड जो है ना ये तकरीबन 1 से 12 तक बच्चे दे सकती है आपको। और इसको आप हर महीने ब्रीड करा सकते हैं। अमूमन हम इसको आप एवरी 3 मंथ्स करते हैं, तो इसके मतलब आपको 12 तक बच्चे दे सकते हैं। आप इसको खुला छोड़ेंगे तो ये आपको 12 तक बच्चे दे सकती है। फादियत क्या है इसके गोश्त की, और मकामी लोग भी या और लोग भी लेके जाते हैं अपने घरों के लिए? जी ये मकामी लोग भी लेके जाते हैं। इवन पूरी KPK में वज़ीरिस्तान तक लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। और एज ए पेट भी लोग ले रहे हैं, एज ए मतलब मीट और वूल मॉडल भी इसको ले रहे हैं। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था हज़ारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट मानसेरे का। मानसेरे की गंदारा सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया, खास करके अशोका राख और उसके अहकामात को आपके सामने रखा, क्योंकि वो तकरीबन 2300 साल पुराने यहाँ पर अशोका की राख मौजूद है, जो आर्कियोलॉजी से दिलचस्पी रखने वाले सयाहों और ख़ास करके बुद्धा का एक वो दर्सगाह के तौर पर ये पॉइंट इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हम आपको लेके गए अंदरूने शहर
यानी मानसेरा अंदरूनी शहर में एक सिखों के दौर का गुरुद्वारा था जिसको आप लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद हम आपको लेके आए हेल्थ के बारे में बताया, क्योंकि अभी विंटर टूरिज्म का आगाज़ हो चुका है, वादी कागान में बर्फबारी भी हो चुकी है और बेशुमार सयाह इसी रूट से होते हुए वादी कागान की तरफ जाते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के अच्छे हेल्थ मराकज़ भी मौजूद हैं। और लास्ट में लेके आए हम आपको जाबा में, जहाँ पर लाइफ स्टॉक फार्म हाउस है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड यहाँ पर तैयार की गई हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे पुराना लाइफ स्टॉक फार्म हाउस यहाँ मानसरे में मौजूद है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत वादी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।